कैसे पता चले कि हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है? लोग बताते हैं आपको तो तत्व ज्ञान हो चुका, हमारी समझ में नहीं आएगा, बट हमें लोग कहेंगे। होम्योपैथी में भी क्या ब्लड टेस्ट और ये सब कराने होते हैं, या फिर ये आप सिर्फ देखते ही पहचान जाते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं? जैसे ब्लड चढ़ा रहे हैं या ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं या एक्सरे है, तो वो किसी की बाप की बपोती तो है नहीं कि वो एलोपैथिक की है या क्या है। सर, कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो खुद नहीं आ पाते, उनकी ऐसी हालत नहीं होती कि वो खुद आपके पास आकर विजिट कर पाए, तो वो अगर वीडियो कॉल करवा दें या आपको अपने सारे सिम्टम्स बता दें? नहीं, तो आजकल तो मैम साहब 95% मेरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही कंसल्टेंसी है और ऑनलाइन ही उनके घर पे दवाई पहुंच जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अलावा होम्योपैथी में और किन किन बीमारियों का इलाज संभव है पूर्णतः? देखिए, होम्योपैथिक में मुझे तो आज तक मतलब निराश नहीं किया कभी। ओके। कैंसर के लोग ठीक हैं। तो सर, होम्योपैथिक में तो जैसे पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस होते हैं, है ना, जो तो वो आप ही के पास आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, कोई आपने स्पेसिफिक दवाई अपने आप कुछ ऐसी बनाई है? Hi everyone, I'm Dr. Khushbu Kapoor, international anchor, celebrity DJ and motivational speaker, and welcome to Business Honor पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में, और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है होम्योपैथी फील्ड में। एंड सर हैं डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी, जो कि होम्योपैथी वर्ल्ड को रन करते हैं। और सर के बारे में एक ख़ास बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि सर 7 बार मौत के मुंह से वापस आए हैं, और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चेंज लाया है ये भी हम उनसे जानेंगे। उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे, किस तरह से वो लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, और होम्योपैथी से आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है ये भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। शुरुआत हम वहीं से करना चाहेंगे जिस शुरुआत से मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है। आपका लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। 7 बार आप मौत को छू कर वापस आए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। 7 टाइम ND हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो ये था कि काफ़ी टाइम से बीमार रहा। 10th पास कर चुका था, 1976 की बात है। तो जब कहीं इधर उधर सब बड़े बड़े डॉक्टर आसपास में दिखा लिए, तो फिर मुझे एम्स में लाया गया। वो एम्स में डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश की करके बोले जी ये तो अब शायद कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो घर भेज दिया। घर पे हमारी मम्मी और ताऊ जी तो कृष्णनगर दिल्ली में रहते हैं, तो वो जो है एक डॉक्टर को, बलराज अरोड़ा वहाँ के रिनाउंड थे, उन्होंने उनको बुलाया, और मम्मी और ताई वो दोनों मौलवी के पास चले गए कि हो सकता है कुछ किसी ने बताया होगा कि इसके कपड़े वपड़े लेके आ जाना, वो बहुत बड़ा है। तो वहाँ जाके उन्होंने दिखाया, तो उसने कपड़े देखते ही बोले जी वो तो ख़त्म होने वाला है, हो चुका होगा जब तक तुम घर पहुँचोगे, लेकिन आप जल ले लो ये, और ये उसके ऊपर ऐसे छिड़क देना। तो वो वहाँ से भागे, रोते गिरते पड़ते। तो वहाँ डॉक्टर ने देखा तो वो बोले जी ऑलमोस्ट डेड। वो भी उठ के घर से निकल गए। तो ताई जी को जानते थे वो डॉक्टर, क्या हुआ कह रहे वो तो नहीं, अब नहीं है वो। तो मम्मी तो गिर गई बेहोश, और ताई ने जो है पानी के ऐसे छींटे मेरे ऊपर डाले। तो मुझे वो तेजाब जैसे लगे, मतलब जला मैं, तो मैं उठ गया, और मुझे उसी मतलब इन बिटवीन मुझे दिख रहा था कि जैसे बहुत 6 फीट ऊंचा आदमी सफ़ेद कपड़ों में और अंग्रेज जैसा बिल्कुल वाइट। तो उसने मुझे बोला बेटा हाथ दो, मैंने उसको हाथ दे दिया। तो मेरी बॉडी में बिल्कुल मतलब वेटलेस, जैसे कागज भी जल जाता है ना, वो राख, ऐसा मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा अपने आप को। और मैं उनके साथ, तो जैसे ही मैंने 2-4 स्टेप उठाए तभी तक मेरे ऊपर जल आ गया। तो मैंने उठ के, और बड़े वाले भाई आए हुए थे गाँव से, तो उनसे मैं मतलब काफ़ी छोटा हूँ, 10-12 साल का गैप है, तो मैंने उनका गिरबान पकड़ लिया, जबकि हम कभी बोल भी नहीं सकते थे उनके सामने। तो मैं कहा क्यों किया, मैंने सोचा उन्होंने किया होगा ये पानी वानी जो डाला। तो मतलब वो फिर मैं अपने शरीर में आ गया उसे, जबकि मुझे सारा मतलब अनुभव है कि मैंने उसको हाथ भी दिया और 4-5 कदम ऊपर हवा में गया भी, और उसके बाद फिर वापस। तो एक तो एपिसोड वो है कि मतलब
फिर दूसरा था, अभी मैं पहले दिल्ली में प्रैक्टिस करता था होम्योपैथिक, तो फिर नोएडा आ गया। तो नोएडा से मैं, मेरी 4-5 शॉप हैं गाज़ियाबाद में, मैं उनका रेंट वेंट लेने गया। तो मेरे पीछे बदमाश पड़ गए, उन्होंने जो है आगे गाड़ी अड़ा के और रिवॉल्वर लेके आ गए, निकाल जो भी ले रहा। तो मुझे दरअसल, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो डर वर है नहीं किसी का। तो उसने ऐसे मुंह पे लगा के रिवॉल्वर, कह रहा गोली मार देंगे। तो उन्होंने लगा के, और मैं क्या, तेरी हिम्मत है, तेरी गोली ऐसी चलती हैं गोलियाँ? तो उसने तो ऐसे मतलब लगा के यहाँ पे, मैंने ऐसे करा, जब आवाज़ सुनी तो मेरे यहाँ से घुस के और ये निकल गए, और निशान है दोनों। हाँ, राइट यहाँ पे तो दो ही गोली थी उसकी, उसमें दोनों ही उसने चला दी और वो दोनों इधर को निकल गई। तो काफ़ी मतलब 5-6 लीटर ब्लड होता है बॉडी में, वो 2-2.5 लीटर तो निकल ही गया। तब तक हॉस्पिटल गया, तो फिर उन्होंने सर्जन वर्जन बुला के सर्जरी वर्जरी कराई। तो कई बार मतलब उस टाइम भी मुझे मौत दिखी। आपने तब भी देखा था? हाँ जी। तब कैसा फील हुआ? दिखा नहीं कुछ, बस मैं मतलब अनकॉन्शियस हो जाता था। तो फिर पता नहीं कौन सी हिम्मत आती थी, कौन सी क्या, तो फिर वापस उसमें वो सब नहीं दिखा जो उस पिछले एपिसोड में जब हुआ था। हाँ जी। तो ऐसे ही एक बार गंगा जी में उसमें डूब गया। अच्छा। मतलब वहाँ पे कोई तैरता ही नहीं, वहाँ पे जो है सब धारा है वो। तो किसी ने बाद में बताया, बोले यहाँ तो राख वाक बातें हैं, यहाँ कोई तैरना नहाना धोने का कुछ होता ही नहीं। तो मैंने सोचा यार, एक बार जब मेरे पे तैरना तो आता ही है, कूद गया तो इतनी तेज धार थी, वो ले गई काफ़ी दूर तक। तो मतलब जब डूबने ही लगा बिल्कुल, और मैं क्या भाई अब तो गया, तो एक भतीजा मेरे साथ में था, वो खड़ा था वहाँ, थोड़ी चट्टान सी थी सीमेंटेड, वो उस पर खड़ा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही मुंह निकाला, मैं क्या देखूँ तो मम्मी वगैरह देख रही हैं या किसी को पता ही नहीं कहाँ गया। तो उसने अंकल अंकल ऐसा करा उसने। तो फिर हिम्मत बढ़ गई, तो फिर मैंने गर्दन इसमें पानी में ही घुसा के, तो अगर मतलब अंडर वाटर करते हैं ना तो ज्यादा दूर तक चल जा सकता है, और तैरना भी आसान हो जाता है। अगर आप बाहर बहुत बड़ा तैराक है तो कर पाता है। आपको आता था तैरना थोड़ा बहुत, स्विमिंग पूल में तैर ली, लेकिन ऐसे चलती बहुत तेज में तो नहीं हो पाता। तो फिर पता नहीं ऊपर वाले ने क्या करवाया, मैंने ऐसे गर्दन नीचे ही पानी में रखी और मैं उसकी तरफ को, तो मैंने ऐसा करा, उसकी जरा सी टच होगी, उंगली से पकड़ा, तो वेट होता नहीं फिर पानी में, तो उसने रस्सी की तरह एकदम से खींच लिया। मतलब उसमें भी 2-3 बार ऐसे दिखा कि भैया चला जाएगा तो कौन देखेगा, कौन, वो तो सब पूजा पाठ में लगी हुई है मम्मी में। तो जरा सा जैसे सहारा मिल गया उसका, देख लिया उसने, आवाज लगा दी, तो मैंने उसकी तरफ बढ़ के और मैं बाहर आ गया फिर। तो ऐसे ही 7 बार मैंने देखा है ये सब। ओके। तो जितनी बार भी मुझे बोनस लाइफ मिली है, तो उसमें फिर मुझे यही सोचा कि यार तू तो हो गया था, अब जो लाइफ ऊपर वाले दे कुछ सोच समझ के, तो मुझे एक तो हीलिंग पावर मुझे महसूस होती है, ज़्यादा हुई है। ओके। और उसके बाद फिर मेरा भी दिमाग वैसे हुआ है कि यार अब तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन अब जो है कुछ लोगों के अच्छी तरह काम आओ। तो दोनों चीज़ें हुई है, बोनस लाइफ भी दी है, प्लस हीलिंग पावर भी ज़्यादा हुई है, और दिमाग में भी फिर ये मतलब पूरा सात्विकता आ गई है। अब कोई झूठ नहीं बोलना, किसी धोखाधड़ी नहीं किसी से, मतलब वो जो एक बार मृत्यु देख के वापस आदमी आता है तो फिर वो उन सब से छुटकारा हो जाता है। फिर मैं भागवत गीता का वो करने लगा अध्ययन। राइट। तो आज मैंने मतलब 2000 से, जब वो गोली हुई थी गोलीकांड, तो 2000 से और आज 25 हो गया, तो मैं उसको 20-25 बार ही पढ़ चुका, क्योंकि रोज एक अध्याय पढ़ता हूँ, तो ऑलमोस्ट साल भर में वो पूरा हो जाता है। उसके बाद अपना उसका वो करते हैं उद्यापन वगैरह, पंडित यज्ञ करके, फिर उसके बाद अगले दिन से फिर शुरू कर देते हैं। और ये मतलब प्रतिज्ञा की है कि जब तक जान रहेगी, जब तक सांस रहेंगे, तो उसको नहीं, क्योंकि वो ग्रंथ ही ऐसा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप इससे विमुख हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, निरे गधे हो, परिश्रम करते रहो, मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहे। हर चीज उसमें, मतलब मैं 25 बार पढ़ चुका लगभग, लेकिन हर बार नया। मैं कहा यार ये पिछली बार समझ में नहीं आया। तो मैं कितने दिन से टीवी के प्रोग्राम या आस्था चैनल वैनल देखता था, तो उसमें आता था तत्व ज्ञान क्या होता है, लेकिन मैंने नहीं, कहीं खूब मैंने गुरुओं से पूछा, भैया तत्व ज्ञान को बैठ जा मुझे बताएंगे, तो वो उलझुल करके और वो भटका देते। तत्व ज्ञान क्या होता है? तो तत्व ज्ञान मुझे भागवत में मिला कम से कम 10-12 पढ़ने के बाद। तो उसमें बता, तत्व ज्ञान
ऐसे नहीं आता कि भाई साइंस का फार्मूला है a+b² b θ² और ये स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। और कितना ही बड़े ज्ञानी से मिल लो, कितनी वो पुस्तक पढ़ लो, तो उसमें ये बताया कि तत्व ज्ञान मैं देता हूँ, कि मैं जिसको कृपा करता हूँ, जैसे सिद्धि दी तो वो उसको फिर, जैसे आज ये प्रेमानंद जी हैं, इनसे आप कुछ भी पूछ लो, सब आता है। तो हर चीज़ का सटीक, वो पढ़े नहीं लिखे नहीं, और उनके सामने तुम PhD साइंटिस्ट कितना ही बड़ा बैठा दो, तो जो हम भी सुनते हैं, हमने 25 बार पढ़ ली, और हम ये सोचते हैं कि यार ये भागवा वस्त्र जो धारण किए हुए हैं, झूठ फरेब और गृहस्थी चला रहे हैं, 2-2 3-3 शादियाँ की हुई हैं, लेकिन हमने जो मतलब एक आम इंसानों में रहते हुए, समाज में रहते हुए, और 25 बार अध्ययन कर दिया, तो हमें तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। लेकिन हम भी उनकी देखते हैं तो वास्तव में सटीक उत्तर, कोई इधर की लाग लपेट नहीं, बिल्कुल, और श्लोक के साथ सब कुछ समझाना, तो वो तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान का मतलब जैसे कांच है, कांच पे एक वो लगा देते हैं ना, जैसे आपके यहाँ लगी हुई है वो, तो बीच में दिखता है कहीं पे वो जो लगा देते हैं, जैसे मिरर है, मिरर के पीछे वो लाल लाल सा वो लगा देते हैं, तो वो दर्पण बन जाता है। लेकिन अगर उसको वहां से थोड़ा सा खुरे तो आर पार, तो वो जो हटाया ना, वो माया लगी हुई है, वो माया है इसमें। तो माया से, माया कल्पित संसार है कुछ नहीं। अब ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड है ऊपर वाले के, कितने मतलब ऐसे जैसे धूल की उसमें वो आता है ना, रोशनी में कण, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, लेकिन वो माया कल्पित है सब। तो माया जिसकी हट गई, जैसे कपड़े को सरफ में से निकाला तो उसका गंध खत्म, ऐसे ही जैसे पढ़ते हैं हम भागवत, तो हमारा भी ब्रेन वॉश हो जाता है। तो वो माया उसकी जहाँ ऊपर वाले की आती है, तो वहाँ माया कहाँ टिकती है, वो तो उसकी ही शक्ति है एक, लेकिन उसके उसमें आने के बाद तो फिर माया का कोई उसमें चलती नहीं, उसकी रोल ही नहीं रहता कुछ। तो वो माया कल्पित है ये सारी चीजें। माया जिसकी हट गई, वो उसको तत्व ज्ञान जब वो दे देता है, फिर कुछ भी ब्रह्मांड, फिर उसका जो है ना, मतलब वो सभी चीजों से सब, मतलब बिना पढ़े बिना लिखे सब ज्ञान हो जाता है। राइट। आपने तत्व ज्ञान की बात की है, कैसे पता चले कि हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है? देखो वो तो अब जैसे महसूस होता है, जैसे आपको हर चीज लोग बताते हैं आपको तो तत्व ज्ञान हो चुका, हमारी समझ में नहीं आएगा, बट हमें लोग कहेंगे। लोग क्या देखकर कहेंगे? लोग यही, जैसे आपसे कोई समाधान पूछा तो नहीं बेटा ऐसा नहीं, वैसे होता है, वैसे हर चीज सटीक। तो जैसे भागवत में है, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो उसमें कोई ऐसा कुछ लिखा है कि जिसपे आप लोग ना करें विश्वास। लोग तो कहते हैं तो मैनिपुलेशन है, सब उसमें औरतों की गलती लिखी हुई है, इंसान को बड़ा बनाया हुआ है, सब ये मतलब अपना बदलाव है और चेंज करके लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो 100% 100% मतलब बिल्कुल उसमें क्लियर है, सत्य है, और उसको किसी भी उस पर मतलब धरातल पे किसी पे भी उसको परख सकते हैं, 100% सही निकलेगा। तो तत्व ज्ञान का मतलब यही है कि हर चीज़ का उसको मतलब वो लाग लपेट नहीं है, जो भी चीज़ है, जैसे सूरज पूर्व उसमें निकलेगा, पूरब में, तो लोग कहते रहे पश्चिम में निकलेगा, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो आपको पता हुआ। तत्व ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या मतलब जिसका कि वो सब हट गया हो, जो भी डाउट है, संदेह है, संशय है, सारे वो क्लियर होके जो चीज़ है एक्चुअल में वही उनको, जैसे एक उसके अलावा कुछ नहीं है सब, मतलब क्योंकि जो आज है कल है, आगे भी रहेगा और कल भी था। तो हर चीज़, ये माइक है, ये प्लास्टिक थी, ये कुछ था, ये कुछ बना, हर चीज़ कुछ बना। हम लोग गधे थे, जानवर थे, आम थे, पेड़ थे, क्या थे, तो 86 करोड़ कितनी यूनियाँ हैं, तो बदलना है। हर चीज़ का अंत है, आदि है, लेकिन उसका नहीं है। तो एकमात्र सत्य तो वही है। राइट। सो आपका शुरुआती जीवन जो आपने बताया कि ऐसे आपको मौत का भी सामना करना पड़ा, होम्योपैथी फिर बीच में कब आया? देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब हमने मान लिया पढ़ाई लिखाई 10th के बाद आदमी चुनता है अपनी साइंस या आर्ट या कॉमर्स, तो हमने साइंस ली। मैं क्या, अगर डॉक्टर नहीं, बायोलॉजी ली कि डॉक्टर नहीं बने तो प्रोफेसर बन जाएंगे, पढ़ाएंगे अपना जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जो भी। तो उसमें जो है कई सारे रिश्तेदार थे, मामा जी थे, कई सारे मतलब रिलेशन में जो होते हैं डॉक्टर्स थे,
और जो पढ़ाई वढ़ाई के साथ ही क्लिनिक चले गए, देखा तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें करने लगे। तो मैं कहा भाई मेडिकल में ही ये बढ़िया है, लोगों की सेवा भी होगी। तो पूजा पाठ शुरू से ही, जैसे 10th में था तो अपना ओम जय जगदीश हरे ये वो डेली एक मतलब कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि कभी कर लिया और कभी नहीं कर लिया। कहीं बड़े बूढ़े बैठे हैं वो अच्छी बात, तो उनमें ज़्यादा दिमाग लगता था। तो उसमें ये था कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है, बट ये मानवता की सेवा वो ज़्यादा बेटर है। जैसे उसमें भागवत में लिखा हुआ है कि भैया तुम जो कर रहे हो, अब कोई स्कूटर बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई कुछ भी A to Z जो कर रहा है, वो कहता है भाई मेरे लिए मेरा किस काम का है, तुम करते रहो, जूते बनाते रहो, तुम करते रहो कुछ भी, लेकिन मेरे तो वो नहीं। अगर मेरा नाम लिया तुमने, मेरे लिए कुछ कर्म किया कि किसी एक कदम चला तीर्थ स्थल के लिए मेरे लिए, तो वो उसको मैं करता हूँ। वो कहता है कि जितना दुनिया से दूर जाओगे मेरे नज़दीक आओगे। अब उलझे हुए हो तुम दुनियादारी में, इसका ये चुरा लो, उसका वो फायदा कर दो, उसका ये नुकसान कर दो, तो उससे उसका कुछ नहीं ना। तो बेसिकली आप इंसान की डायरेक्ट सेवा करेंगे। अगर दर्द हो रहा है और वो दर्द हम हरण कर दें, उसका समाधान कर दें, तो इससे बेटर क्या होगा, उसके जो दुआ निकलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज मैं मतलब एकमात्र ऐसा डॉक्टर हूँ जो उस बीमारी है एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो उसमें बच्चे जो है 17 साल के एक्सपायर हो जाते हैं। अभी जंतर मंतर पे मतलब 10-12 हज़ार बच्चे अपने व्हील चेयर पे लेके पेरेंट्स उनके आए हुए थे, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अब यहाँ इंडिया में क्या कर लेंगे, जब अमेरिका जैसी जगह में हर जो डेवलपिंग कंट्री है सब में मस्कुलर डिस्ट्रोफी एसोसिएशन बनी हुई है, और अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर खर्च करके उन बच्चों को कोई बचा नहीं पाया। और मैंने 2-3 बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हैं जो 22-23 साल के हो गए और जो 4थी मंजिल तक भाग के चढ़ रहे हैं। जो बच्चे बैठ के नहीं उठ सकते। मेरे तो उसमें मेरा चैनल है, उसमें किस नाम से है सर आपका चैनल? डॉक्टर रमेश भारद्वाज। तो उसमें वो सारे 2-3 जो बच्चों ने वीडियो बना रखी है, और उनका जो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो वो सब मैंने उनकी सबकी उन्होंने अपनी बाइट दे रखी है कि हमारे बच्चे को आज बिल्कुल फिट है। वो 17 साल भी निकल गए, जबकि 17 ईयर्स 15 के बाद एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। वो हार्ट जो है काम नहीं करता, तो आईसीयू में जाते हैं, उसके बाद वो। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रथम लक्षण क्या होता है? जैसे बच्चा है 3-3.5 साल का, बैठ के उठने में दिक्कत हो जाती है। तो बैठ के जमीन पे ऐसा करेगा, फिर धीरे से घुटने पे लगाएगा, झटके से उठेगा। फिर वो 1-2 महीने बाद ही दिन में या हफ्ते में 5-6 बार गिरना शुरू हो जाता है। किसी बच्चे ने हाथ लगा दिया तो गिर गया, या ऊंचा नीचा कदम हो गया गिर गया। तो 8-9 साल में वो व्हील चेयर पे आ जाता है। कोई खड़ा कर देगा तो थोड़ा चल लेगा, नहीं तो वो अपने आप से खड़ा होना ही बंद हो जाता है। इंडिया में इतने केसेस होंगे? हर 3,500 पे एक बच्चा पैदा हो जाता है। आज अगर 3,500 बच्चे पैदा हुए तो एक जो है DMD ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है। तो ये 20-25 तरह की है। तो एक SMA होता है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वो जो है SMA 1, SMA 2 एंड SMA 3। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी A ग्रेड वाली, उसमें जो है 3-2.5-3 महीने जीता है। तो सेकंड में 2-2.5 साल, और SMA 3rd में 5-6 साल जीता है। तो उसमें अभी 22 करोड़ का इंजेक्शन आता है उनके लिए, क्योंकि 16 करोड़ का कॉस्ट है और 6 करोड़ की GST लग जाती है। ओहो सर, तो क्या इस इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं? नहीं होता नहीं कुछ भी। तो फिर इतने महंगे क्यों है ये इंजेक्शन? बस है, जैसे हार्ट का एक स्प्रिंग आता है, वो स्टंट आता, वो 150 रुपए का, लेते वो 2 लाख रुपए। वो तो डालने का हाँ बस वही है, मतलब एक सिरिंज का तो ये बहुत ज्यादा महंगा इलाज है। तो लोग नहीं करा पाते ना। अभी मेरी पेशेंट थी एक जयपुर से, 2.5-3 साल की बच्ची थी, और उसके साथ में एक बच्ची शिवांगी सिंह सेक्टर 51 से खा रही है, इंजीनियर है उसके फादर। तो वो लड़की आज भी खा रही है हमारी, वो बैठ के उठने लगी। और सरवाइव कर रही है, 7 साल की हो गई। उसका भी वीडियो है सब मेरे इसमें। होम्योपैथी में इसका कितना बड़ा लंबा इलाज चलता है? नहीं, होम्योपैथिक में जैसे मेरे पास 15-16 हज़ार हैं। वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में जिसको भी गूगल से कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी ट्रीटमेंट देखता है तो गूगल सबसे पहले मेरा दिखाता है। ठीक है, क्योंकि कोई दावा नहीं करता। तो उसमें इसमें जो है आपका
मैं यही दावा करता हूँ कि जिस दिन आप दवाई पहली विद माई वेरी फर्स्ट डोज इट चेक द फर्दर डिटेरियोरेशन इमीडिएटली। ओके। पहली खुराक के बाद, क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली डिटेरियोरेटेड डिजीज है, डे बाय डे ये प्रोग्रेस करती है रोज। ओके। हर रोज, मतलब मैं तो सीधा हिंदी में कहता हूँ कि यमराज का एक कदम आपकी तरफ चल रहा है रोज। वो 16-17 साल में ले जाता है। सर, इज इट मोर लाइक आर्थराइटिस? जैसे आर्थराइटिस में ये भी जैसे डिटोरिएशन होता वो है। देखा होगा ना, डेवलप नहीं होती चीजें, तो इसमें क्या है, सेल्स नहीं बन पाती। ओके। एक डिस्ट्रोपिन प्रोटीन होती है, वो बॉडी में होती नहीं है, और वो प्रोटीन बनाने के काम में आती है, लेकिन वो मतलब वो प्रोटीन होती नहीं, तो जेनेटिकली है वो डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो वो फिर सेल्स नहीं बनते। अब कोई भी जैसे घर है तो ईंटों से बनता है, चाहे वो वॉशरूम बने, चाहे वो रसोई बने, चाहे वो ड्राइंग रूम, तो ईंटें ही चाहिए ना। ऐसे ही हमारी बॉडी को सेल्स एक यूनिट है प्राइमरी, तो सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम फिर पूरी बॉडी बना देते हैं। तो सेल्स मेन इकाई है। जब वो सेल्स ही नहीं बन रही प्रोटीन से, मसल्स जो है ना, जैसे यहाँ बच्चों की काप मसल्स होती है तो फाइब्रोसिस हो जाता है, फैट में कन्वर्ट, डेड हो जाती हैं सेल, तो पत्थर की तरह हो जाती है वो, और वो फूल भी जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ 1 महीने में ये सब सॉफ्ट हो जाएगी, और वो अपनी हाइपरट्रोफाइड है, जो साइज बढ़ा हुआ है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ओके। तो और सीपीके जो है ना, सीपीके इसका 200 के अंडर होना चाहिए, 170, 150, 160 नॉर्मल का, लेकिन उनका 22, 25, 30 हज़ार पहुंच जाता है। ओके। अभी जो बच्चा था एक पुष्कर दुबे कलकत्ता से, तो उनको 22,000 सीपीके था। व्हाट इज सीपीके? ये प्रोटीन, वो काइनेज होता है, क्रिएटिनिन काइनेज। ओके। तो वो जैसे टेम्परेचर देखते हैं, या जैसे ये है तो ESR बढ़ गया, कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में तो ESR नापते हैं, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। तो ESR नपा, देखा 25-26 है, बोला इसको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अब वो इन्फेक्शन यूरिनरी है या कफ है या लंग्स में कहाँ है, तो पता लग जाता है। उससे हमारी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसमें CPK से ही पता लगेगा। तो हम जैसे मेडिसिन देते हैं, उसका जो है जैसे 22,000 है, तो जहाँ 6 महीने दवाई खाई तो वो 10-11 हज़ार पे आ जाता है। जिस दिन 100 के आसपास आ गया उस दिन दवाई बंद कर देते हैं। जैसे 2 बच्चे आए जम्मू से, एक 5 साल का, एक 7.5 साल का, दोनों भाई सगे। एक बच्चा आया जम्मू से, यहाँ से कलकत्ता से, वो 3.5 साल का। दोनों 2010 में आए, तीनों को ये था DMD, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो उन्होंने दवाई शुरू कर दी 2-2, 3-3 महीने। वो जो वहाँ से था कलकत्ता से पुष्कर दुबे, उसको जो है 3-4 हज़ार CPK कम हो गया। उनको भी हुआ, लेकिन उनकी जो मौसी थी बच्चों की, वो रामदेव जी के यहाँ डॉक्टर BMS थी, कह रही हम तो वहाँ कराएंगे। ठीक है, वो रेगुलर खाते रहे कलकत्ता वाले। तो उनका मैंने डाली हुई है फेसबुक वगैरह पे उनकी, तीनों बच्चों की। तो उन पे जो है आज वो बेड पे हैं। बेड पे हैं, और जो बड़े वाला है उसको यहाँ पे वो सांस नली में वो डाला, ट्रैकिया में पाइप डाल के। तो उन्होंने फ़ोन भी किया मुझे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे दोनों बेड पे हैं, और आपका हमने वीडियो देखी, और जो हमारे साथ जो बच्चा आया था कलकत्ता से वो तो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। मैं कहा वो तो भैया 2014 के बाद कोई दवाई नहीं खाई, 22,000 से 125 CPK आ गया, और बैठ के दुकान में उठ गया तो फिर उसको बंद कर दिया हमने, दवाई बंद कर दी। आज वो मतलब 2014 से और 11 साल हो गए कोई दवाई नहीं खाई। और उसने फिर अपनी वीडियो भेजी, डॉक्टर साहब अभी देखना ये भाग के 4-5वीं मंजिल तक चढ़ रहा है, और खूब एक्सरसाइज सब कुछ, हिलना डुलना कूद रहा। तो सर उनका कितना महीने का ट्रीटमेंट था? 3 साल दवाई खाई उन्होंने। जनरली मैं सबको कह रहा हूँ 3 साल के बाद ये हो जाता है, चाहे वो बेड पे लाए हों, चाहे व्हील चेयर पे लेके आए हों, चाहे जैसे भी, उसके बाद वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद मतलब एग्रावेशन या कोई प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन नहीं होगा उसमें। और जो सर डिटेरियोरेशन हो चुका है उसको भी इम्प्रूव कर दे। हाँ जी, मसल्स बनने लगती है उसमें। ओके। जो बच्चा उस हालत में थोड़ा ही था कि भाग के सीढ़ियाँ, अगर वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ता या चलता हुआ गिरता ना, तो फिर वो क्यों लाते कलकत्ता से यहाँ तक?
और वो मेरे पास जो आते हैं वो कोई ये डायरेक्ट तो कोई आता नहीं, वो तो सब न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं पहले लोग, तो सब जगह दिखा के झाड़ा वाड़ा सब मौलवी वोलवी सब कर करा के तभी आते हैं। वो तो ऊपर वाला किसी को बहुत जल्दी दे देता है सद्बुद्धि कि भैया वहाँ चले जाओ, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट वो रिपेयर होता है। और पहली बात तो वो रुका नहीं है, अभी यहाँ पे 10-15 डॉक्टर हैं इंडिया में, वो स्टेम सेल्स दे रहे हैं। कोई इसमें डॉक्टर है, कोई ऑर्थोपेडिक है, वो डॉक्टर राजपूत बॉम्बे में, यहाँ पे गीता सरोफ है, कोई अनमोल है, वो सब ये स्टेम सेल्स दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए कर देते हैं और 5 इंजेक्शन देते हैं। पेरेंट्स के जो हैं 12-13 लाख रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन यूज नहीं, 17 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, 16 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ मतलब हुआ नहीं, बट उसने हमें पता नहीं क्या सोच समझ के क्या करके ये दिया, क्योंकि भागवत में जो समझ में आ जाता है बाद में, कहीं ना कहीं वो भागवत दे देती है। उसमें एक अध्याय है, उसमें लिखा हुआ है कोई बहुत पापी था, तो उसके एक बेटा था, उसका नाम नारायण रख रखा था। तो जब यमदूत आए उसका निकालने, शरीर खींच रहे थे आत्मा में उसको, तो उसके मुंह से ना देख के उनको डर के, और उसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण नारायण, तो वो जो है एकदम से विष्णुदूत आ गए कि हमारे स्वामी का नाम ले रहा है कोई, और उन्होंने उनको मतलब पीटा मारा खूब और भगा दिया। तो वो फिर यमराज जी के पास गए, उसके यमदूत, बोले सर ऐसे ऐसे जो है सफ़ेद कपड़ों में आके और हमें जो है खूब करके बेहोश और भगा दिया, उनको भग जाओ यहाँ से, और उसको आपका काम जो था हम कर रहे थे सुचारू रूप से, लेकिन वो तो उन्होंने, तो वो बोले भैया वो कृष्णदूत विष्णुदूत होंगे, और वहाँ जो है ना मेरी नहीं चलती, तुम्हारी क्या चलेगी। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यमदूत जो इसलिए छोड़ जाते हैं बच्चों को कि भैया गलत जगह आ गया, क्योंकि हम भी विष्णु भक्त हैं। तो ऐसा तो मैं क्या होना नहीं चाहिए। जब एक बात बताऊं, होम्योपैथिक भी जर्मन से ये हुआ है, तो वहाँ के जर्मन के डॉक्टर, आप ताज्जुब करेंगे, इस बीमारी की मुझसे दवाई मंगाते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। कई सारे डॉक्टर्स हैं, एक उसमें है साउथ अफ्रीका में, वो इपिलेप्सी की, मिर्गी का जो होता है वो भी कभी होता नहीं है, जिसको हो रहा है तो वो हो ही रहता है, लाइफ टाइम खिलाएंगे, पहले 2 साल फिर 5। हाँ, मैंने लाखों फ्री कर दिए इससे। अच्छा, हाँ जी, वंडरफुल। मतलब उनको कोई दवाई नहीं खा रहे फिर वो। तो सर होम्योपैथिक में तो जैसे पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस होते हैं, है ना, जो तो वो आप ही के पास आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, कोई आपने स्पेसिफिक दवाई अपने आप कुछ ऐसी बनाई है? नहीं, दरअसल ये डीप स्टडी मांगता है और डीप नॉलेज। ये बताया कि होम्योपैथिक जो है जीनियस लोगों की, जीनियस ही डॉक्टर होने चाहिए, जीनियस ही मरीज भी समझने वाले होने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि होम्योपैथी नेवर फेल्स बट होम्योपैथिक फिजिशियन फेल्स। तो कारण क्या है उसका? जैसे कोई भी दवाई है, कोई भी बीमारी है, मान लिया चक्कर आ रहे हैं तो 272 दवाइयाँ हैं, तो इधर देखोगे तो चक्कर आएंगे, किसी को नीचे देखने से, किसी को ऊपर देखने से, किसी को दाएं, किसी को बाएं, तो वो 272 दवाई चक्कर आने की हैं। अब होम्योपैथिक क्या करेंगे? बुखार की 350 दवाइयाँ हैं, इसकी अर्थराइटिस की 400-450 दवाइयाँ हैं। तो वो क्या करेंगे? पहले हफ्ते ये दे के देखो, ये दे के देखो, अब उसके लिए तो 50 साल चाहिए। राइट। तो सबका यही फार्मूला है कि किताबों में भी, पुरानी किताबों में भी यही लिखा हुआ कि पुरानी खांसी है, अगर उसमें खांसी ड्राई है तो उसमें ब्राइनिया दे के देख लो, उसमें अगर वो आ रहा है एक्सपेक्टोरेशन तो फिर उसको ये दे के देख लो, अगर प्यास लग रही है तो ये, तो दे के देखते रहो। तो फिर वो कह देते हैं दवाई धीरे करती है होम्योपैथिक। तो वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हाँ, डॉक्टर को करना पेशेंट्स पड़ता है, को जैसे थोड़ा प्रैक्टिस होती है। अब डॉक्टर और वकील यही कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकील है जी इसके 30,000 में कर रहा हूँ, डॉक्टर मैं तो गाजियाबाद करता हूँ जी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही करते हैं, चाहे वो 80 साल का है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो परफेक्ट तो मतलब रोज सीखना पड़ता है, रोज। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और उसको जितना ज़्यादा इंटरेस्ट, अगर मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बोझ लगेगा कि यार कब तक करूँगा, 2-4 साल में रिटायरमेंट हो जाऊँ, मैं तो आराम करूँगा फिर। और जिसको हमें, मेरी 63 एज है, मुझे तो रात दिन, मतलब आज वर्ल्ड से कहीं से भी, रात को भी, कनाडा से, यूके से, कहीं से भी जो है मुझे फ़ोन आते रहते हैं, और मैं मतलब सोता हुआ उठा के फ़ोन बढ़िया बात करता हूँ।
ओके। पेशेंट भी ये कहते हैं, बोले सर मतलब आप खुद डॉक्टर बोल रहे हो, वो ताज्जुब करते हैं। मैं किसी को ऐसे, अब असिस्टेंट क्या बता देगा उनको, कुछ नहीं। तो लेना मुझे ये बाद में, वो भी कहेगा डॉक्टर साहब से कर लो जी बात। तो मैं खुद उठाता हूँ, मैंने कोई असिस्टेंट नहीं रखा है इस चीज़ के लिए। तो मुझे इंटरेस्ट आता है, तो जब इंटरेस्ट आता है उसमें यही समझ में आया मेरी, मैं क्या इसमें स्टडी करनी है। मेन क्या है, केस टेकिंग है आपका। आप आए, आपसे पूछा, कितना इन्वेस्टिगेशन कराया, आपके सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं, आपके अटेंडेंस बता रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, मैं ऑब्जर्व करूँगा आंखें, जीभ और ये सब वो करके। तो वो सारा केस टेकिंग में सारे इन्वेस्टिगेशन जो भी कराए हैं उन्होंने, रिजल्ट्स, और कब से कैसे बढ़ता है, किस चीज़ से घटता है, उसके सराउंडिंग्स, कोई वो भी हो सकता है, कोई मान लिया खांसी है वो स्मोक करता है, अब उसके फिर कारण क्या है। तो वो सारा चीज़ जो उसमें जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं। और होम्योपैथिक का कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटीपायरेटिक या एंटी एलर्जिक तो है नहीं, उसमें तो जितना मिनिमम, और उसका जो एग्जैक्ट उस जैसी ही दवाई, उसमें होम्योपैथिक का सिद्धांत ये है कि सिमिलिमम थ्योरी है, मतलब लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। ओके। जैसे भैया चोर को तो चोर ही पकड़ता है, सिपाही के बस की नहीं है। 10 सिपाही मिलके एक डकैत को नहीं पकड़ सकता, और एक डकैत 10 को गोली मार देता है, थानेदारों को भी। तो कांटे को कांटा निकालता है, या लोहे को लोहा काट सकता है। तो उसमें जो है ना, सेम चीज़ें होनी चाहिए। ओके। मतलब आपको अगर बुखार है और आपको प्यास लग रही है, सर्दी नहीं लग रही, कपड़ा उतार के फेंक रहे हो, तो वो जितने भी सिम्टम्स हैं, सर दर्द भी है, खांसी भी है, तो वो वही लक्षण उस दवाई में अगर है तो वो करेगी। नहीं तो वो थोड़ा बहुत, जैसे एलोपैथिक पैलिएट करते हैं, चल भाई जुगाड़ कर दिया, थोड़ा दबा दी दवाई, 2 दिन के लिए दवा दे दी, आराम हो गया। ऐसे ही वो होम्योपैथिक में भी कर सकती है अगर रेमेडी, जैसे सारी मेडिसिन्स हैं हमारे क्लिनिक में, स्टोर में सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो सेलेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड रेमेडी। राइट। तो जब तक वो रामबाण औषधि नहीं मिलती तब तक वो, अब इन्होंने क्या किया हुआ है सब अपना, क्योंकि मेहनत तो कोई करना चाहता नहीं, तो ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, सबको बटन दबाओ, ये करो, रिमोट से ही हो जाए, उठना भी ना पड़े। तो सब आज जमाना वो आ रहा है। तो ऐसे ही जो है ना, पेटेंट्स बना दिए होम्योपैथिक फार्मेसी ने। R1, R2, 77, 78। तो पहला एनीमिया, दूसरा बुखार, तीसरा दस्त, उल्टी, बुखार, वो अपना रख लिया शीशे के नीचे। हाँ। अच्छा बुखार बताया तो नंबर 2 दे दो, हाँ, नंबर 3 दे दो। तो एलोपैथिक की तरह होम्योपैथिक में भी बना दी, टैबलेट्स भी बना दी और ये लिक्विड भी बना दिया। ये जर्मनी दवाइयाँ बना रही है, R1 से मैं तो R14 पी रहा हूँ, मैं तो R17 पी रहा हूँ। तो वो होम्योपैथिक का सिद्धांत नहीं है। वो तो रेमेडी को सेलेक्ट करना है, मिनिमम एक सेलेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली सारे सिम्टम्स के, फिर वो देन एंड दियर। नहीं तो फिर वो जो देख रहे हैं वो कहते हैं होम्योपैथी थोड़ा धीरे करती है, भाई खा ले, मैं निकाल दूंगा जड़ से। वो सोच रहा कभी ना कभी तो सेलेक्ट हो जाएगी, 7वें हफ्ते, 8वें हफ्ते, पहले हफ्ते, जब भी। तो किसी को दवाई चाहे चक्कर आने की बहुत अच्छी दवाई उसको 3रे हफ्ते में मिल गई, हाँ, तो वो तो जाके शोर मचा देगा, बोला भाई मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, हैदराबाद भी और बॉम्बे भी और वहाँ भी, लेकिन इस धर्मपाल होम्योपैथिक डॉक्टर से ली और मुझे तो चक्कर गायब उस दिन से ही, क्योंकि वो दवाई सेलेक्टेड दे दी, ये लग गया। तो तीर और तुक्के वाली बात है। तो लोग जो है उसको वो बना रखा है खेल। नहीं तो अगर उसको उस दिन ना समझ में आए, रात को जाके पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, लेकिन उसको दवाई सटीक दीजिए जो कि रामबाण औषधि है। तो वहाँ फेल होता है आदमी। तो आप बेसिकली स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक चीज़ के सिम्टम्स को देखते हैं और फिर उस अकॉर्डिंग रेमेडी देते हैं। देखो मैं 86 से कर रहा हूँ ना, तो इसको कोई जानने वाला था ना, इसका कोई वो था। तो हमने क्या करा, मैं कहा भाई इसमें स्टडी करनी है, 2 मरीज देखो, लेकिन खो दो उसको। दिमाग में ये था कि एक को ठीक करेगा, 50 को बताएगा। और आए भी ऐसे लोग। एक लेडी आ गई, विद्या देवी नाम था, तो उसके हाथ ऐसे मतलब गठिया भाई रिलेशन में थे, मतलब फ्री मिलती थी दवाई, उनको बहन लगती थी गांव से। तो उसने कभी दूध ये गाय का भैंस का निकाला ही नहीं, कभी चिमटा नहीं पकड़ा गया। तो बचपन से था ये, जैसे आजकल जो है आर्थराइटिस वगैरह, तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, बचपन में ही हो रही है, 21, 19 साल के बच्चों को। पहले 40-50 साल के बाद शुरू होती थी, एडी में दर्द हुआ, अब आर्थराइटिस होगी।
अब जो है सब गर्दन बांधे फिर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। तो उसको एक तो जेनेटिकली आ जाता है, तो जैसे डायबिटीज आजकल जुवेनाइल डायबिटीज हो रही है, पेरेंट्स को दोनों को है, तो बच्चे को 10 साल के को हो जाती है। तो उनको बचपन से था, वो जेनेटिकली होगा, घर में होगा किसी को। तो हम छोटे छोटे थे, वो उसकी शादी वादी होगी, फिर वो कभी मैं दिल्ली में शादरे में प्रैक्टिस करने लगा, वो जो है पहुंच जाते थे, दरोगा जी थे उनके घर वाले। तो 92 में मैंने उसको परमानेंट, मतलब साल भर दवाई खाई, लेकिन खूब आटा मांडा उन्होंने, नहीं तो उसके बच्चे रोटी के टुकड़े भी थाली में तोड़ते थे। तो मुझे मतलब ये लगा कि यार इतना बड़ा काम हो जाता है इससे, जो कि शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति रहे, उनका नहीं हुआ, वाजपेयी जी अमेरिका में ट्रांसप्लांट ये वो सब साथ ले जाते हैं इन बीमारियों को। तो फिर जब मुझे उसमें लगा, तो उन्होंने कम से कम 300-350 पेशेंट भेजे, क्योंकि गांव में जाती थी, अरे विद्या कहाँ से ठीक हुई, बोला उसके पोते ने ठीक करी, कहाँ रह करता है, बोला शादरा ले जाओ एड्रेस। तो लोग ना मतलब विजिटिंग कार्ड को भी प्लास्टिक में छप वो करवा लेते थे, लैमिनेटेड। हाँ कि भैया छप इसका फोटो स्टेट ले ले, अब तो फोटो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद पता नहीं कितने पेशेंट, अब आज मैं और ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो 25-25-30-30 लाख रुपए लेके लगा के बच्चे आते हैं, उनको मैं 6 महीने फ्री कर देता हूँ, जो कि उनकी गर्दन वर्दन कोई भी मूवमेंट नहीं होता, मतलब ऐसे मुड़ चुके हैं। तो 2 लड़कों की मैंने बना रखी है, ये उन्होंने बताया कि हमें कहीं भी कुछ नहीं, जैसे रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक या जो जहाँ भी, और खा रहे थे और घूम रहे थे, खा रहे थे और घूम रहे थे। मतलब पहले देते हैं पेन किलर स्टेरॉइड, उसके बाद कहते हैं जी बायोलॉजिकल इंजेक्शन लेंगे, ये इंट्रासेप्ट इंजेक्शन आते हैं, और वो कोई कहता है जी 5,000 का लगवाया, कोई कहता है 85,000 का, पता नहीं उनका, जैसे वो स्टेम सेल्स और उनका रेट कुछ नहीं है ना इनका। तो तो बोले जी 25 लाख रुपया खर्च कर दिया, 85,000 के 24 इंजेक्शन एम्स में लगवाए। उसके बाद वो फिर काम नहीं करते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले सर अब कुछ नहीं है अब हमारे पास। तो फिर सर्जरी, कोई हिप ट्रांसप्लांट करा रहा है, कोई कहीं कुछ घुटने ट्रांसप्लांट, कुछ नहीं मतलब। तो वो समझ में आ गया होम्योपैथिक में, इसलिए जो है मन लगता चला गया कि यार जो सोच भी नहीं सकता, या तो वो है या नीचे हम हैं, तो हमारा कोई कॉम्पिटेंट नहीं है आज। इसलिए जो है कहीं से भी, दुनिया से कहीं से भी, मतलब कई कंट्री के डॉक्टर अप्रोच करते हैं कि जी पेशेंट की हिस्ट्री है, सारी रिपोर्ट भेजिए और दवाई मैं उसको स्पीड पोस्ट से भेज देता हूँ। सर होम्योपैथी में भी क्या ब्लड टेस्ट और ये सब कराने होते हैं, या फिर ये आप सिर्फ देखते ही पहचान जाते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं? नहीं देखो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये तो जैसे कोई भी चीज़ है, अगर किसी ने कह दिया कि यार वहाँ पानी देते हैं उससे हो कर पी ले भाई, क्या दिक्कत है, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए कुछ। बाकी जैसे ब्लड चढ़ा रहे हैं या ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं या एक्सरे है, तो वो किसी की बाप की बपोती तो है नहीं कि वो एलोपैथिक की है या क्या है। अब वो तो रेडियोलॉजी होती है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनकी पढ़ाई होती है, वो अपना सीखते हैं, वो हर कोई तो उनमें कुछ कर नहीं सकता। तो उसमें तो अच्छा है ना, आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल में क्या है। तो वो कराने होते हैं। अब मान लिया हम यहाँ से नाप रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी भी नहीं हो पाती। अब अगर आजकल मशीनें आ रही हैं, वो बीपी का भी, वो पल्स रेट भी, रेस्पिरेटरी रेट भी, वो तो एक आपको टेक्नोलॉजी का फायदा हो गया। तो उसमें तो देख सकते हैं। अब ESR बढ़ रहा तो पता लग गया ना, हमें तो पता है, हम देख रहे हैं बुखार है या जीप देख रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, बट वहाँ से जब आपको एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट्स मिल गई तो उसमें कोई किसी पैथी का वो नहीं है। आयुर्वेदिक वाले सब देखते हैं, सब होम्योपैथिक वाले रिपोर्ट्स, मुझे सारे लोग व्हाट्सएप पे सारी रिपोर्ट मैं कह देता हूँ भाई सारी रिपोर्ट्स भेजो, देख के तब मुझे अगर कुछ सिम्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी फिर वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, सिम्टम्स ले लेते हैं। सर कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो खुद नहीं आ पाते, उनकी ऐसी हालत नहीं होती कि वो खुद आपके पास आकर विजिट कर पाए, तो वो अगर वीडियो कॉल करवा दें या आपको अपने सारे सिम्टम्स बता दें? नहीं तो आजकल तो मैम साहब 95% मेरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही कंसल्टेंसी है, और ऑनलाइन ही उनके घर पे दवाई पहुंच जाती है। वो आजकल व्हाट्सएप है, सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, तो वही सामने बैठ के बात होंगी, वही ऑनलाइन वहाँ पे हो जाएंगी। तो कोई फर्क नहीं है, मतलब अननेसेसरी किसी को ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा अपना एटीट्यूड दिखाओ कि नहीं जी आओ, क्योंकि मैं केवल मंडे और फ्राइडे
आज ये हालत है कि मतलब 2 घंटे मंडे 7 से 9 और 2 घंटे फ्राइडे, पूरा बस 2 हफ्ते में 2 दिन। और सर फिर बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी ऑनलाइन सब चल रहा है ऐसे ही। ओके दवाई उनकी तैयार करवानी, भेजनी, ओके किसका क्या वो सब। ओके मतलब ऐसा नहीं कि, क्योंकि जितने आना चाहो देख लो, देख लूंगा। किसी को ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर है वो 6-6 महीने का दे रहा है अपॉइंटमेंट। अच्छा हाँ जी, 6 महीने, मतलब उसके असिस्टेंट ही सुबह 10 से 12 फ़ोन खुलता है, अच्छा और उसका मतलब असिस्टेंट का, डॉक्टर का तो मिलेगा नहीं, भगवान का मिल जाएगा, उसका नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो नोएडा में ही है, तो केवल नोएडा फेमस है। तब उसकी एटीट्यूड है कि उसका जो पीए है वो सिर्फ 10 से 12 2 घंटे ऑन करता है, ओके और 6 महीने से पहले किसी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं। अभी एक पेशेंट कोई एक्सपायर भी हो गया, उसका एटीट्यूड में कि आऊँगा, मैं तो आऊँगा। सेक्टर 27 में हॉस्पिटल है, ओके तो वेटिंग में ही हम जो है केवल 2 घंटे बैठते हैं, लेकिन किसी को कमिंग मंडे आ जाओ, कमिंग फ्राइडे आ जाओ, और कितने आ जाओ, कोई मतलब किसी को ये नहीं कि आज नहीं। ओके तो कुछ उसका चलता है सिस्टम। मेरे यहाँ तो उसी का ही है अरेंजमेंट सब। राइट हाँ जी। सर, हमारे व्यूअर्स ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अलावा होम्योपैथी में और किन किन बीमारियों का इलाज संभव है पूर्णतः? देखिए, होम्योपैथिक में मुझे तो आज तक मतलब निराश नहीं किया कभी। ओके कैंसर के लोग ठीक हैं, कोई लेडी ठीक हुई, फिर उसके बाद उसने किसी और को बताया गले में कैंसर था, उसको एजिड था, तो मैं आपको ऑफलाइन दिखा दूंगा जो भी यूट्यूब पे मेरे हैं, आपको आप डॉक्टर रमेश भारद्वाज के नाम से सर्च कर लेना, तो सारी हैं उसमें सब। ओके तो उसमें जो है ना, उन्होंने बताया कि जी मैं तो ठीक हो गई, नोएडा में है डॉक्टर, तो उनका सुन के आए। उन्हें डॉक्टर ने मतलब बोला जी अब हो गया, इसका 20-30 लाख रुपया खर्च कर लिए, दर्द बंद नहीं हो रहा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, मतलब 20-30 हज़ार के इंजेक्शन, पेन किलर, बोले अब इनकी सेवा कर लो, एज भी हो गई, अब ले जाओ। तो उनको जो है वो हॉस्पिटल में मिलती थी वो लेडी, उसने फ़ोन किया क्या हाल है तुम्हारे, बोले वो बड़ी हालत ख़राब है, तड़प रहे हैं, दर्द है, बोले वहाँ चले जाओ एक बार, मैं तो ठीक हो गई। तो वो आए, तो उन्होंने सब बताया कि जी पानी नहीं पी सकते थे एक बूंद, अब खाना खा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ठीक है। तो 3-4 महीने में पेन 0 हो गया, खाना खाने लगे, चलने फिरने लगे, आवाज़ आ गई, सब बातचीत करने लगे। तो मुझे नहीं निराश किया, और आपने भी उनको एक नया जीवन दान दिया। हर रोज रोज होता है मैम, ऐसे ऐसे कि मैं समझ नहीं सकता। अभी एक पेशेंट उसका लीवर सिरोसिस, तो कभी 6 साल पहले उसकी मिसेज ने, बुलंदशहर से हैं, मेरे याद भी नहीं रहते रोज़ कितना कितना, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले सर बहुत आराम है और खाना वाना सब लग रहा है, उल्टी उल्टी सब बंद होगी, पेन वेन कुछ नहीं है, और वजन भी बढ़ गया, लेकिन मेरी मैडम बात करेगी आपसे। तो अगर बात कराओ, उसने बात की, बोले डॉक्टर साहब आपने हमारे परिवार को वो खुशी दी है कि हम बयान नहीं कर सकते। मैं कहा यार बताओ ना, अब डाउट हो जाता है, लेकिन बताया नहीं, बड़े वैसे होते हैं डीट। बोले मैं क्या बता तो दो मैम, मैं सो तो जाऊंगा, क्या है मुझे बता दो, क्या दिक्कत है, जब आपका हो गया क्या खुशी दी है, क्या कुछ बता तो सकते, डिस्क्लोज करो ना। नहीं हम आएंगे घर पे ही, आपके मिठाई लेके आएंगे, वहीं बताएंगे। तो फिर वो हमारे मतलब घर पे आए, तो 2 बच्चों को लेके, बोले ये दोनों आपके हैं। अच्छा। ये जो है मुझे 5 बार IVF करा चुकी थी, 10-20 लाख सब लगा चुके थे, घर बैठ गए थे, लेकिन आपका कहीं से मिला नंबर, आपके आए, और आपकी हमने 6 महीने दवाई दोनों मियाँ बीवी ने खाई। और ये बेटी देखो 12-13 साल की है, और बेटा भी 2-2.5 साल का है, वो उसको लाए नहीं, नाना नानी के पास है, और ये बेटी को मैंने वीडियो बना रखी है उसकी। अच्छा। तो कुछ ये है, पेशेंट्स आती हैं ओवेरियन सिस्ट के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए, तो उनको तो जो है फाइब्रॉइड्स बाद में ठीक होता है, पहले तो उनकी गुड न्यूज़ आ जाती है। वाह। अभी 8 दिन की बच्ची है, परसों फ़ोन आया, बोले अभी 2 दिन की है और मैं आऊँगी बच्ची को लेके, आशीर्वाद दिलवाऊंगी। मतलब 2 बार ऑपरेशन हो चुका था ओवेरियन सिस्ट का। पूजा आनंद नाम है लड़की, गुड़गांव से है। तो मतलब कितने, मतलब मुझे ये लगता है, मैं यार ये आश्रम बना रखा भगवान ने, जिसको भेजता है उसके जो है बच्चा
बहुत ही अच्छी बात है ये तो मतलब मैं कहा यार हमें तो एक दे रखा, बाकी हमारे नाम के चलो मैं कहा लोगों के जिनको जरूरत है हाँ हाँ उनको जो है, तो जब 10-5 साल बाद होए किसी के तो कितना, तो हमें तो पढ़ते ही नींद इसलिए आती है, लोगों की दुआएं मिलती है कि इतनी बड़ी मतलब, क्योंकि जब मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे फिर मैं भागवत की तरफ बढ़ा कि वहाँ से भी कुछ होगा, फिर रेकी ली मैंने 2 डिग्री। तो रेकी का ये फ़ायदा है, अगर कोई लंदन में भी है और वो कह रहा है कि जी डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, मैं कहा लेटो सीधा ईस्ट फेसिंग करके और वो सिर करके और उधर करके सो जाओ, लेटो आप, 2 मिनट रेकी करता हूँ और वो सो जाता है, पहुंच जाती है। मैं फ़ोन करता रहता हूँ, वो सोया पड़ा रहता है। अच्छा, उसमें कुछ भी, अभी एक बेचारे कोई फैमिली थी तो अंकल रेकी कर देना, हमारा चेक ना वो हो गया गुम, पापा दे गए थे और फीस देनी, संतोष मेडिकल में उसकी फीस जानी थी, तो उन्हें ऐसा विश्वास है अपने एग्जाम देने जा रहे हैं, अंकल रेकी कर दियो, आज थोड़ी तैयारी कम है, मैं रेकी कर देता हूँ, मैं किस टाइम होगा उस टाइम कर देता हूँ, बढ़िया। तो चेक गुम हो गया, बोले करना रेकी, एक गरीब मिल गया उनको। वाह। तो कितनी बार देखता हूँ मैं। सर फिर रेकी के बारे में भी कुछ बताइए। रेकी की दरअसल ये जापानी पैथी है, तो ये चैनल है, जैसे मैं एनर्गाइज हूँ, अब मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठा हूँ, तो तब जब तक आप मेरे ओरा में हो तो आपको भी बहुत पॉजिटिविटी और निगेटिविटी खत्म। तो ऐसे ही एक मतलब एनर्जी होती है, जैसे किसी ने आपको सब देखेंगे कैसे बुखार हो गया, और कोई बहुत ही महान होगा वो देखेगा कब से हुआ, तो तुम्हें बहुत आराम, तो वो एनर्जी होती है। अब वो थ्रू चैनल, तो लोग आके ना होटलों में आते थे, वो मतलब 10-20 हज़ार रुपए की पहली डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, वो मास्टर डिग्री होती है, तो उसमें वो भी किसी को हीलिंग कर सकता है और उसको डिग्री भी दे सकता है। लेकिन हम पे है 2 डिग्री, हम केवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमें प्रोफेशनल तो करना नहीं, यही बहुत बड़ा दे रखा हथियार, हम होम्योपैथिक का इससे कर लो जो भी करना है। तो मैंने रेकी का हीलिंग कर सकता हूँ सब कुछ, बट किसी को डिग्री नहीं दे सकता कि भाई मास्टर डिग्री मैंने ली नहीं, मैंने जानबूझ के ही नहीं ली, क्योंकि मैं भागवत में पढ़ता हूँ ना, तो कुछ कहते हैं कि भैया सिद्धि विद्धि नहीं लेनी चाहिए, महापुरुष कहते हैं कि लोग यहाँ पे बता दो सट्टा जुआ क्या नंबर लगेगा, क्या वो बिना मतलब परेशान करेंगे, तो उससे आप अपनी जो मोक्ष प्राप्ति का ना रास्ता ही अवरुद्ध कर लोगे, आधा समय तो उसमें जाएगा, तो वो सिद्धियों को भी नहीं वापस करते हैं। सो क्या रेकी सिद्धि है? सिद्धि टाइप है, मतलब वो, लेकिन वो मतलब करते हैं आपको जैसे ऐसे करके ना 5-6 घंटे में आपको सारा कुछ कराते हैं, फिर वो सिंबल देते हैं, तो वो सिंबल दे दो, कुछ भी नहीं करना आपको, और वो डिस्टेंट रेकी भी है, आप कहीं भी हो कुछ भी हो, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप हंसेंगे। जैसे भाई है वो एक दिन कह रहा है यार वो ऐसे ऐसे हो गया, और ट्यूबवेल चला रहा था, उसकी चाप भी ले गए, वो पैंट की जेब फटी हुई थी वो निकल गई उसमें, और कह रहा है यार वो मिली नहीं, को रेकी कर दे। फिर मिली? मैंने करी, और 2 मिनट बाद ही बोला अरे मिल गई भैया। वो तो कहाँ से मिली? वहीं खेत में ही गिरी थी, अच्छा, ट्यूबवेल के पास ही। ओके। अब उसके 1-2 साल बाद फिर अभी 8-10 दिन पहले की इसलिए बात याद आ गई, बोले यार वो चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी उसने, बच्चे ने, पोते को लिए घूम रहा था, मैं कहा चल कर देता हूँ। तो रेकी करके, और मैंने उससे फोन ही करा था, तो कह रहा मिल गई, ठीक है। तो कह रहा अभी अभी मिली, अरे मैं कहा अभी अभी मैं रेकी करके पूछा, मैं कहा मिली नहीं मिली, तो कुछ भी हो जाता है, मतलब आप पेड़ पौधों को रेकी दे दो, कुत्ते बिल्लियों को दे दो, अभी कार खड़ी करके आए तो उसकी रेकी करके आ जाओ, तो टच भी नहीं करेगा कोई, सारी चोरी हो जाएंगी वहां से, तुम्हारी को नहीं कोई करेगा। आपने मतलब कार का भी एक ऑरा क्रिएट कर दिया? नहीं, किसी भी चीज को, लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण जी रेखा खींच गए, तो वो अगर बाहर ना निकलती तो रावण नहीं ले जा सकता था, वो उसके अंदर जाते भस्म हो जाता। तो वो रेकी का है, जैसे मैं अपने घर की रेकी कर दूं कुछ नहीं होगा। ओके। तो वो रेकी तो सब चीजों के लिए है। तो ये भी मतलब एक 100% सॉलिड तरीका है। हाँ, इसमें ये है जैसे रेकी और ने भी की हुई है, अब रेकी करके उसको यूज करो, जैसे कर रहे हो तो उसमें से इसमें से ऊर्जा जा रही है, तुम ठीक कर रहे हो तो जा रही है ना, तो आपकी फ्री में हो रही है, तो आप भी तो स्वस्थ हो रहे हो
और वो भी स्वस्थ हो रहा है जिसको दे रहे हो। मतलब ऐसे करके जैसे पूरे उसमें से सर्जरी हो जाती है रेकी से, ये सब जो है इम्प्योरिटी सब बाहर okay. तो बहुत अच्छी है। मतलब ऊपर वाले ने अब होम्योपैथिक जैसी चीज दे दी तो मैं तो खुद मतलब आदमी कृतज्ञता भी तो है ना, मतलब कि ये कब देगा, गाली देता है ऊपर वाले को। मतलब उसको इतना अच्छा दे रखा, कम से कम हजारों करोड़ की तो बॉडी दे रखी है, एक आंख भी करोड़ों में नहीं मिलती। एक उंगली का ट्रांसप्लांट करो तो लाखों रुपए ले लेंगे, और पूरा शरीर दे रखा है ना, पेट्रोल खत्म होता, चल लो कितने चलना है, दौड़ लो कितना चलना है, दिमाग से कितना सोच लो, कितनी इसकी मेमोरी खत्म नहीं होती, कोई कार नहीं डलता, पहले ही इतना ऑटोमेटिक दे रखा, अपने आप डिलीट, अपने आप सब कुछ। तो उस चीज को नहीं कोई सोचता। भाई कहते हैं कि इसके 2 गाड़ी कैसे, मेरे एक कैसे, गाली देता है भगवान को। और 25 रुपए की मिठाई लेके, और जो है इतनी लंबी लिस्ट, बेटी को IAS, बेटे की 20 करोड़ की शादी, और उसका ये उसका वो, मतलब उसी की पैसे, उसी की बर्फी, और उसी को जो है रिश्वत दे रहे हैं। ट्रू। सो सर से बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन अब सर के साथ हम एक छोटा सा रैपिड फायर प्ले करेंगे। सर रैपिड फायर में फटाफट मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जवाब देने हैं। सो आप मुझे बताइए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? भागवत गीता। मुझे पता था आप यही आंसर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज होम्योपैथी में आपकी सबसे फेवरेट मेडिसिन कौन सी है? देखो फेवरेट मेडिसिन तो हम हंसते हैं, कोई कहता है जी लाइकोपोडियम भाई बहुत अच्छा असर करती है, कोई कहता है जी नक्सोमिका बहुत अच्छा असर करती है। अब जिसको जो कर दे, अब मान लिया किसी की जान बच गई तो उसके लिए तो वही फेवरेट है, और मेरे लिए सारी है। मुझे सारी प्यारी है, लेकिन उस चीज का पेशेंट आएगा तो वो उसको काम करेगी, जिस चीज का जो टैली करेगी मेडिसिन, वो उसके लिए रामबाण है। राइट। कोई ऐसा फीडबैक जो आपको आपके पेशेंट से मिला हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो? जैसे कई बार IVF करा चुकी लेडी, कई बार वो सारी दुनिया में सब कुछ गायनिकोलॉजिस्ट और ये वो सब 10-20 लाख खर्च कर दिए, और उसको 2 बच्चे हुए, एक 10-12 साल की बेटी है और एक 2-2.5 साल का। वो मेरे घर लेके आई मिठाई कि सर सब जगह दुनिया में कर लिए थे, मतलब 8-10 साल बाद बताया उसने मुझे, तो अच्छा लगता है। राइट। आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? मैं मेडिटेशन भी करता हूँ और योगा भी करता हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक का डेली का है। ओके। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट। ओके। और कोई ऐसी फिल्म जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हो या पसंद हो? फिल्म तो देखो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिकता में ज़्यादा करते हैं, भागवत वगैरह पढ़ते हैं, तो माया वाया हमारे सामने टिकती नहीं दरअसल। हमें पता है सब किरदार हैं, हम तो जो अपनी फिल्म, अपनी जो लोग जी रहे हैं, तो उनको भी एक फिल्म की तरह ही एक रोल प्ले करके जा रहे हैं लोग। आवागमन है। ट्रू। आप अपनी फिल्म के खुद ही एक्टर हैं, हम सभी अपनी फिल्म के खुद एक्टर हैं। हाँ, जब आज तक पे दे रखा है मेरा, उसमें जो अविस्मरणीय है जो उनका आता है, दोबारा जिंदगी GTV वालों ने बना रखा। राइट। तो कई सारे एपिसोड हैं। तो बिल्कुल, हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है आपका? ऑडियंस के लिए यही है कि तो कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रेटिट्यूड जो ऊपर वाले ने दिया उसका थैंकफुल रहो। राइट। जिसको भी मतलब जितना दिया है उसमें मस्त रहो, और उसको जो है इसमें छोटा सा मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा। जैसे एक आदमी था, वो जा रहा था, तो वो डेली भगवान से मिलता था, तो 2 को पता लगा, बोले डेली मिलता है। एक तो ये बोला कि यार बहुत दे रखा मुझे, मेरी जा रहा है ना मिलने, कह दियो उनको मुझे ना दे अब। अरे एक कह रहा कि भैया मुझे नहीं देता कुछ भी, और गाली बक रहा, कह रहा कुछ भी नहीं देता है, सबको देता है मुझे नहीं देता। तो गए बोलो, ये एक तो ये कह रहा भाई मुझे दे, और एक कह रहा मुझे मत दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उसने ऊपर वाले ने कहा कि भैया जाके उससे कह दे कि तू जो थैंक करता है ना वो करना बंद कर दे। कहने लगा यार ये नहीं बंद करूँगा। और उससे बोला भाई तू कुछ करते गन है, तू जो भी तुझे मिल रहा, कह रहा मुझे किस चीज़ का थैंकफुल होना चाहिए, क्या कर रखा मुझे, मैं फुटपाथ पे पड़ा हूँ, कुछ नहीं है। तो मतलब उसने तो बंद नहीं किया, उसने वो जब उनके पास गए बोले आज जब मैं उसे रोज़ देता भी हूँ सारा खर्च करके, फिर गाली बकता है, और वो जो है वो मुझे रोज़ थैंक यू, तो मैं कैसे देना बंद कर दूँ। तो मतलब जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो, और उसका मतलब थैंकफुल रहो उसके लिए, रोज़ उसका शुक्रिया अदा करो। आप सुबह उठ के
आँख खोलते ही कहो ना कि आज का दिन आपने, नहीं तो लोग कितने सोते उठे ही नहीं, ट्रू, तुम जागे हो तो कि एक दिन का और मुझे मिला। अब मतलब इतनी चीज़ें हमें हैं जिसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो करेक्ट, संतोष धन सबसे बड़ा धन है जिसमें जिसको सैचुरेट हो गया। अब हमने इसीलिए जो है ना 2 दिन जाते हैं, वो भी रात को, जब सारी दुनिया मांग के खा के मेहनत करके हाथ पैर तुड़वा के अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, हम आते हैं 7 बजे चलते हैं। तो मैं क्या सबको दे दिया होगा भाई, दे दे, मर्जी है। नहीं तो कोई भी कितना ही बड़ा डॉक्टर है, सुबह सुबह जाके अगरबत्ती और गंगा जल और ये और झाड़ू और भगवान भेज किसी का भरता ही नहीं। रिलायंस वालों का नहीं भरा, टमाटर भी बेच देंगे, दूध भी बेच देंगे, मोबाइल भी बेच देंगे, तो कहाँ से, नहीं तो 7 पीढ़ी तक कहाँ इनको जरूरत है। लेकिन इसमें ये नहीं भरता ना, जेब भी भर जाएगी, पर्स भी भर जाएंगे, बैंक भी भर, लेकिन ये नहीं भरता ना। तो जिसको संतोष धन हो गया उसको सब धन धूरी समान है फिर। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात करी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी कि आप शुक्रिया। बिजनेस ऑनर पॉडकास्ट में शुक्रिया। आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया, बुलाया और हमारी आपने इतनी बातें अच्छी सुनी। अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी, और साथ में आपने ये भी बताया कि होम्योपैथी किस तरीके से इतनी असरकारक है कि जहां बाकी दवाइयाँ वास्तव हो में जाती है। होम्योपैथी जो है ना सुपरपैथी है, इसका कोई जवाब नहीं है। सचमुच की पैथी है, वैज्ञानिक तौर से भी प्रूव्ड है सब कुछ। और इसमें मतलब ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, सोच से बाहर है, जो हम सोच नहीं सकते इन चीज़ों का इलाज। तो मैं मतलब कर्त हूँ कि भाई मुझे ऊपर वाले ने मतलब ये सिद्धियाँ दी है होम्योपैथिक बिल्कुल और रेकी की। Right. तो मतलब बेकमाल चीज़ है, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है बिल्कुल ये चीज़। क्योंकि वहाँ पे है, अभी जैसे अस्थमा है, अब सोनिया गांधी को है, अमिताभ बच्चन को है, लाइफ टाइम रहेगा, होता ही नहीं ठीक। तो उसमें है नहीं ना, पैलिएट कर सकते हैं। हजारों मरीज हैं जो कि फ्री ऑफ से है, एलर्जी, कोई एलर्जी नहीं है राइट। उनको। वो सर आपके पास अभी तक आए नहीं ना, इसलिए। हाँ, अब बता दिया हमने भाई, गूगल है। हाँ। मतलब वहाँ वालों को पता लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया वालों को। यहाँ मैं पार्श्वनाथ प्लाजा में बैठता हूँ, मॉल वालों को पता नहीं कोई डॉक्टर, मैं 7 बजे आता हूँ, उन्हें पता ही नहीं है यहाँ पे कोई आता है। राइट। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कलकत्ता से बच्चा दौड़ लगा रहा है वो, और यहाँ वालों एक्सपायर हो रहे हैं। करेक्ट। तो मुझे तो उस पर विश्वास है, मगर जिसको भेजेगा भाई वही तो करता है। ट्रू ट्रू। सब करने वाला तो वही है, Absolutely. ठीक भी करने वाला वही है, हम लोग तो माध्यम है। क्योंकि आई ट्रीट ही हील्स, करना तो उसको ही है। करेक्ट, डेफिनेटली। सो इसी पॉइंट पर, इसी बात पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई एम श्योर कि बिजनेस ऑनर पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी और शख्सियत के साथ हम आप सभी से मुखातिब होंगे। टिल देन, दिस इज खुशबू कपूर साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।